अदर वीडियो ऑफ माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने फीचर्स ऑफ पेंटियम 4 प्रोसेसर का डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज आर्किटेक्चर ऑफ पेंटियम 4 प्रोसेसर, तो उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज़ द पेंटियम 4 आर्किटेक्चर, जिसमें हमें ब्लॉक डायग्राम ऑफ पेंटियम 4 प्रोसेसर का डिटेल स्टडी करना है। So this figure shows the whole block diagram of Pentium 4 processor. It consists of different blocks. So the basic block consists in this block diagram is the memory subsystem first. So this is the memory subsystem block. Second, front end. Then third one is the out of order engine and the integer and floating point execution unit. So these are the main 4 blocks in this Pentium 4 architecture. Then we'll study one by one in detail. So first we start with the memory subsystem. So this unit handles the memory access and also consists of L2 cache memory. ठीक है, तो मेमोरी सबसिस्टम जो है वो हैंडल करे यहाँ पे मेमोरी एक्सेस मीन्स जो डेटा रीड एंड राइट होगा मेमोरी से, तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे मेमोरी सबसिस्टम यूज़ होगा, जिसमें L2 कैशे मेमोरी भी यूज़ होगा टू स्टोर द डेटा। द L2 कैशे इज़ द एडवांस ट्रेस कैशे एज डिस्कस इन द फीचर्स ऑफ प्रोसेसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लास्ट सेक्शन में जो फीचर स्टडी किए थे P4, तो उसके यहाँ पे L2 कैशे जो मेमोरी है वो एडवांस ट्रेस कैशे मेमोरी इज़ यूज इन दिस P4 प्रोसेसर। सो फर्स्ट इज द दिस मेमोरी सबसिस्टम ब्लॉक। सेकेंड ब्लॉक इज द फ्रंट एंड block. So this front end block consists of the fetch and decode unit. ठीक है, तो front end block में यहाँ पे instruction fetch and decode unit present होगा. So trace cache along with the microcode ROM and BTB along with the branch prediction logic. The fetch decode unit fetches the instruction and decodes them. ठीक है, तो यहाँ पे जो fetch decode unit है वो जो भी इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में प्रेजेंट होगा उसको यहाँ पे रीड करेगा, मीन्स फेच करेगा, एंड जो उसका मीनिंग है, ठीक है, मीन्स इट डिकोड्स द दैट इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू द फंक्शन प्रेजेंट इन दैट इंस्ट्रक्शन. सो द ट्रेस कैशे स्टोर्स द डिकोडेड इंस्ट्रक्शन एंड हेंस रिड्यूसेस द टाइम फॉर डिकोडिंग इन लूप. तो इस तरह से यहाँ पे जो ट्रेस कैश है वो यहाँ पे स्टोर करेगा डिकोडेड इंस्ट्रक्शन को, एंड उसकी वजह से जो है overall time for execution of instruction will be reduced by using this front end. Also the branch prediction logic predicts the sequence of instruction during the branch instruction with the help of branch history stored in the branch target buffer. ठीक है, तो यहाँ पे branch target buffer जो है एज अ मेमोरी यूज़ होगा, जिसमें जो branch history है प्रोग्राम का वो स्टोर होगा, एंड उसकी वजह से यहाँ पे जो सीक्वेंस है ब्रांच ऑपरेशन एग्जीक्यूट होने का, सो दैट कैन बी स्टोर्ड इन दिस ब्रांच टारगेट बफर, एंड अकॉर्डिंग टू दैट द इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड सीक्वेंशियली. थर्ड ब्लॉक इन दिस आर्किटेक्चर इज द आउट ऑफ ऑर्डर इंजिन. सो द आउट ऑफ ऑर्डर इंजिन एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शन आउट ऑफ ऑर्डर इन केस ऑफ देयर डिपेंडेंसीज एंड हेंस कीप द एग्जीक्यूशन यूनिट कंटिन्यूसली बिजी. तो यहाँ पे जो आउट ऑफ ऑर्डर इंजन है वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट्स करेगा जो इंस्ट्रक्शन आउट ऑफ ऑर्डर है, डिपेंडिंग ऑन देयर डिपेंडेंसीज, एंड आल्सो द एग्जीक्यूशन यूनिट इज़ कंटिन्यूसली बिजी इन दिस वे. ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन यूनिट होगा प्रोसेसर में, ठीक है, क्योंकि प्रोसेसर में EU एंड BIU दैट इज़ बस एग्जीक्यूशन यूनिट एंड एग्जीक्यूशन यूनिट दोनों भी वर्क करते हैं. तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन यूनिट को कंटिन्यूसली बिजी रखने के लिए जो आउट ऑफ ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस है, सो दैट इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड. सो बट द रिटायरमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन आर इन ऑर्डर. ठीक है, बट जैसे ही इंस्ट्रक्शन का जो फंक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, मीन्स इंस्ट्रक्शन रिटायर हो जाएगा, तो वो सब इंस्ट्रक्शन जो है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे. सो दिस फिगर बी शोज द डिटेल ब्लॉक डायग्राम ऑफ Pentium 4 processor. It consists of different block like instruction decoder, then execution trace cache memory is there,
then integer register, bypass network is there, floating point register file is there, bus interface unit BIU, जैसे हमने अभी स्टडी किया कि प्रोसेसर में बस इंटरफेस यूनिट BIU एंड EU दैट इज एग्जीक्यूशन यूनिट दोनों साथ में यहाँ पे वर्क करते हैं. And the fourth main unit in this architecture is the execution unit, which is known as the EU. So there are integer execution unit to execute the integer instruction, floating point unit to float point instruction, and MMX unit to execute the SIMD vector instruction. ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग इंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग एग्जीक्यूशन यूनिट्स है. जैसे इंटीजर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए इंटीजर इंस्ट्रक्शंस के लिए इंटीजर एग्जीक्यूशन यूनिट प्रेजेंट है. फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट है फ्लोटिंग इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए. एंड SMID वेक्टर इंस्ट्रक्शंस के लिए यहाँ पे MMX यूनिट है. सो दिस इज द एग्जीक्यूशन यूनिट प्रेजेंट इन दिस P4 आर्किटेक्चर. सो दिस विल कंप्लीट द स्टडी ऑफ Pentium 4 architecture processor. The next topic of syllabus is the Core 2 i3 i5 and i7 processor. ठीक है, तो यहाँ पे हमें डिटेल स्टडी करना है Core 2 देन i3 i5 एंड i7 जो इंटेल के प्रोसेसर्स है उसका, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मल्टी कोर प्रोसेसर i3 i5 एंड i7. ठीक है, तो यहाँ पे हमें कंपेयर करना है i3 i5 एंड i7 प्रोसेसर का फॉर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ जो फीचर्स है मल्टी कोर प्रोसेसर्स के जो कि i3 i5 एंड i7 प्रोसेसर है, तो उसका हम यहाँ पे डिटेल कंपैरिजन स्टडी करेंगे. So the second generation microprocessor of Intel Core is the i3, i5 and i7 processor are that ones we normally seen in the computers today. ठीक है, तो आज के कंप्यूटर्स में हम जो प्रोसेसर देखते हैं वो एक तो i3, i5 एंड i7 प्रोसेसर है जो इंटेल कंपनीज के. ठीक है, तो इसमें जो क्लॉक स्पीड डिफरेंट है फॉर डिफरेंट प्रोसेसर्स. ठीक है, एंड आल्सो द साइज ऑफ रैम एंड रोम इज आल्सो डिफरेंट फॉर दिस i3, i5 and i7 processors. So for comparison purpose we make here 4 columns. First one is the serial number, second is the feature, then i3 processor, i5 processor, i7 processor and i7 का ही पार्ट है i7 extreme processor. ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे i3, i5 एंड i7 का हमें यहाँ पे डिटेल कंपैरिजन लेना है. ठीक है, सो फीचर मीन्स सिंपली पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन. सो फर्स्ट पॉइंट विल बी द नंबर ऑफ कोर प्रेजेंट इन द प्रोसेसर. सो इन केस ऑफ i3 देयर इज अ 2 कोर्स प्रेजेंट फॉर डेस्कटॉप एज वेल एज फॉर लैपटॉप. ठीक है, तो यहाँ पे डेस्कटॉप एंड लैपटॉप वर्जन के लिए यहाँ पे 2 कोर्स आर प्रेजेंट इन i3 प्रोसेसर. सेम फॉर i5 प्रोसेसर देयर आर 4 cores for desktop and 2 cores for the laptop processor. And for i7 there is a 4 to 6 for desktop and 2 to 4 for the laptop. So these are the number of cores. And for i7 extreme version, so it has a 6 cores for the desktop and 4 core for the mobile version. ठीक है, तो इस तरह से नंबर ऑफ कोर्स जो है वो i3 एंड i5 एंड i7 के लिए अलग अलग है. ठीक है, उसको भी यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया है डेस्कटॉप एंड लैपटॉप के लिए. डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो उसके जो कोर्स है वो डिफरेंट है एंड लैपटॉप में जो प्रोसेसर यूज़ होता है उसके जो कोर्स है वो डिफरेंट है. सेकंड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन इज द प्रोसेसिंग थ्रेड्स. सो फॉर i3 प्रोसेसर देर आर 4 थ्रेड्स फॉर द डेस्कटॉप. फॉर i5 प्रोसेसर 8 threads for the desktop, 4 threads for the laptops. And for i7 processor 8 to 12 threads for desktop and 4 to 8 threads for the laptop. And i7 extreme there is a 12 threads for the desktop and 8 threads for the laptop. ठीक है, तो इस तरह से जो प्रोसेसिंग थ्रेड्स है प्रोग्राम के लिए वो अलग अलग है i3, i5 एंड i7 प्रोसेसर्स के लिए एंड अकॉर्डिंग टू द डेस्कटॉप एज वेल एज फॉर लैपटॉप्स. थर्ड पॉइंट इज द मैक्सिमम बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी. तो जो बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी फॉर वर्किंग ऑफ दिस
i3, i5 and i7 processor, that we have to compare it. So first for i3 processor, so base clock frequency required is a 3.4 gigahertz. For i5 processor it will be a 3.4 gigahertz same, and for i7 it will be a 3.2 gigahertz, and i7 extreme it will be a 3.3 gigahertz. So that is the base clock frequency. फोर्थ पॉइंट विल बी द मैक्सिमम टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो जो टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी है इन केस ऑफ सम कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन, so to boost the frequency there are turbo boost frequency are available in this processor. So first we'll see for i3, so not applicable for the i3 processor. तो i3 processor में turbo boost facility जो है या फीचर्स है वो अवेलेबल नहीं है. i5 में जो है वो 3.8 gigahertz means up to the 3.8 gigahertz you have to boost the this base clock frequency. ठीक है, जो 3.4 था नॉर्मल एप्लीकेशंस के लिए, यहाँ तो हम इंक्रीज कर सकते 3.8 gigahertz. फॉर i7 it will be again 3.8 gigahertz, and for i7 extreme it will be 3.9 gigahertz. Fifth point for comparison is the maximum स्मार्ट कैशे साइज़. तो कैशे मेमोरी का जो साइज़ है यहाँ पे, ठीक है, तो अलग अलग प्रोसेसर के लिए अलग अलग है. फॉर i3 इट विल बी अ 3 MB साइज, फॉर i5 इट विल बी अ 6 मेगाबिट्स, एंड फॉर i7 it will be a 12 megabits, and for i7 extreme it will be a 15 megabits. So that is a smart cache size which is used in the processor. Next point will be the Intel Turbo Boost 2.0, which is not present in the i3 processor. For i5 it will be a present, for i7 it will be a present, and i7 extreme it will be a present. 7 point will be the Intel Hyper Threading, which is present in i3, present only in लैपटॉप प्रोसेसर. i5 में सिर्फ लैपटॉप में जो प्रोसेसर यूज़ होंगे उसी में प्रेजेंट है इंटेल हाइपर थ्रेडिंग. देन i7 में प्रेजेंट है, एंड i7 एक्सट्रीम में भी प्रेजेंट है. 8 point is the best desktop processor. ठीक है, so out of these 3 processor which processor is best for the as a desktop version. ठीक है, तो डेस्कटॉप के लिए जो बेस्ट प्रोसेसर है उसमें यहाँ पे कंपैरिजन किया हुआ है. सो i3 के लिए इंटेल कोर i3 2130 जो मॉडल नंबर है विच इज़ बेस्ट डेस्कटॉप प्रोसेसर विच हैज़ द 3.4 GHz एज अ क्लॉक स्पीड एंड 3 MB एज अ कैशे मेमोरी. ठीक है, फॉर i5 में जो बेस्ट प्रोसेसर है वो इंटेल कोर i5 2550K विच इज़ द मॉडल नंबर ऑफ प्रोसेसर विद द 3.4 GHz as a clock frequency and 6 MB is the cache memory used in this processor. For i7 processor, Intel Core i3 model number 3930 which has the clock frequency of 3.2 GHz and the cache memory is 12 MB which is the best desktop processor. And for i7 Extreme, so Intel Core i7 model number 3960 clock frequency is 3.3 GHz and 15 MB as a cache memory which is the best i7 Extreme processor for the desktop version. And the 9 point of comparison is the best mobile that is laptop processor. ठीक है, तो लैपटॉप में जो प्रोसेसर यूज़ होगा, ठीक है, तो इसमें कौन सा प्रोसेसर बेस्ट है. ठीक है, तो उसका यहाँ पे मॉडल नंबर पे कंपैरिजन किया हुआ है i3, i5 एंड i7 पे. सो फर्स्ट विल सी द फॉर i3 इंटेल कोर i3 मॉडल नंबर 2370 विच इज़ 2.4 GHz एज अ क्लॉक स्पीड एंड 3 MB एज अ कैशे मेमोरी. फॉर i5 प्रोसेसर इंटेल कोर i5 मॉडल नंबर 2540M विच इज़ द बेस्ट प्रोसेसर फॉर लैपटॉप which has the clock frequency of 2.6 GHz with the 3 MB cache memory. And for Intel i7, Intel Core i7 model number 2860 with the clock frequency of 2.5 GHz and the cache memory size is 8 MB. And for i7 Extreme, so Intel Core i7 model number 2960XM 2.7 GHz as the clock frequency and 8 MB is the cache memory. So these are the best mobile that is laptop processor for i3, i5 and i7 processors.
So this will end this comparison between i3, i5 and i7 processor. So next topic of syllabus is the reduced instruction set computer principle, that is RISC processors. सो इन सनस्पार्क इज RISC प्रोसेसर, ठीक है। तो सनस्पार्क एक प्रोसेसर है जो कि एक रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेसर है, वाइल ऑल द प्रोसेस लाइक पेंटियम 2 एक्सेट्रा वेयर CISC प्रोसेसर, ठीक है। तो पेंटियम एंड पेंटियम 2 जो है इंटेल के, वो जो प्रोसेसर है वो CISC प्रोसेसर है, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स, ठीक है। सो दैट इज़ अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ CISC। एंड सनस्पार्क जो है वो एक RISC processor that is reduced instruction set computers. So hence before studying the details of SunSpark processor, we have to see how RISC processors are different from CISC and also some special features of RISC processor, ठीक है। तो आगे हमें जो है वो SunSpark प्रोसेसर का डिटेल स्टडी करना है, तो इसी वजह से हम यहाँ पे जो डिफरेंस है RISC एंड CISC प्रोसेसर में उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे। यानी जो स्पेशल फीचर्स है RISC प्रोसेसर के वो हम यहाँ पे डिटेल स्टडी करेंगे। सो द रीजंस दैट शो दैट द सनस्पार्क प्रोसेसर इज़ अ RISC प्रोसेसर विच आर, तो यहाँ पे कुछ रीजंस दिए, दैट रीजंस शोज दैट सनस्पार्क इज़ अ प्योरली RISC दैट इज रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर प्रोसेसर। सो फर्स्ट रीजन इज सनस्पार्क प्रोसेसर हैज़ अ लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो RISC जो इंस्ट्रक्शन उसका नेम ही रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, तो जिसमें लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही प्रेजेंट होंगे, दैट्स व्हाई इट इज़ RISC प्रोसेसर। तो सनस्पार्क एक RISC प्रोसेसर है, इसलिए जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट है फॉर राइटिंग द प्रोग्राम इन सनस्पार्क प्रोसेसर, सो दैट विल बी अ लेस नंबर। सेकंड रीज़न इज इट हैज़ द लेस नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर ऑल्सो रिड्यूस means less in this RISC processor, that's why the addressing modes present for fetching the data from the memory or writing the data into the memory are also less. So SunSpark processor has also a less addressing modes. Third reason is it has less instruction format, ठीक है। तो यहाँ पे जो instruction formats होंगे SunSpark processor में, that is also a minimum. फोर्थ रीज़न इज़ द इट हैज़ अ फिक्स 32-bit इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो सनस्पार्क प्रोसेसर में जो है वो फिक्स 32-bit इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है फॉर प्रोग्रामिंग। फिफ्थ रीज़न इज़ इट हैज़ द हार्डवायर कंट्रोल यूनिट, इसका जो आर्किटेक्चर है वो हार्डवायर कंट्रोल यूनिट से है। सिक्स, इट हैज़ द रजिस्टर विंडोइंग एंड देयरफॉर सपोर्ट द HLL। सो दीज आर द 6 मेन रीजन्स, दैट्स वाई सनस्पार्क इज़ द ट्रूली RISC प्रोसेसर। नेक्स्ट टॉपिक इज RISC वर्सेस CISC, ठीक है। सो इन दैट वी हैव टू कंपेयर द RISC प्रोसेसर विद द CISC प्रोसेसर। सो फॉर दैट वी मेक द 3 कॉलम, फर्स्ट इज सीरियल नंबर, देन प्रॉपर्टीज और पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन, नेक्स्ट वन इज द RISC एंड द लास्ट वन इज द CISC। सो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंपैरिजन इज द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो RISC में लेस है, दैट इज रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, and in case of complex instruction set computing, that is CISC, the number of instruction is more. Second point is the addressing mode. So addressing modes are less in RISC processor, and in case of CISC processor addressing modes are more. Third point, instruction formats. So instruction format is less in case of this RISC, and instruction formats are more in this CISC processor. Next point is the instruction size. So instruction size is fixed in case of RISC, and the instruction size is variable in case of this CISC processor. Fifth point is the control unit. Control unit is made of a hardware, and the control unit is made of microprogram, which is for CISC. Sixth point, number of bus cycles to execute the instruction. Single CPU cycle for 80% of instruction. मीन्स एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे RISC में सिंगल क्लॉक इज़ रिक्वायर्ड, बट इन केस ऑफ CISC टू एग्जीक्यूट द वन इंस्ट्रक्शन मल्टीपल क्लॉक साइकिल्स आर नीडेड, क्योंकि यहाँ पे जो है एक ही इंस्ट्रक्शन में हम
अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, सो दैट्स वाई मल्टीपल CPU cycles are required. 7th point is the control logic and decoding subsystem. So it is simple in case of RISC, and for CISC it will be a complex one. Next point of comparison is the pipelining. So huge number of stages for pipelining in case of RISC, and in case of CISC difficulty in efficient implementation. 9th point is the design time and probability of design errors. So smaller time and less probable, and in case of CISC long time and significant probability. 10th point is the complexity of compiler. तो जो compiler यूज़ होगा RISC and CISC में, so in case of RISC that compiler will be a simple one because there are less number of instructions are used in this RISC computer, and in case of CISC more complex because the number of instructions are complex one, that's why the compiler needed is also a complex. And the last point is the HLL instruction, which is supported by RISC and that is not supported in case of CISC computer. So that is the total 11 points of comparison between this RISC and CISC processor. So that will end this topic of comparison between RISC and CISC processor. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम संस्पार्क रजिस्टर फाइल का डिटेल में स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.